Hello viewers, this is Abhishek and you all are watching Amateur Tutorial। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इस सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो स्टडी मटेरियल में मैं आइसोस्पिन के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइसोस्पिन क्या है? आइसोस्पिन एक तरह का क्वांटम नंबर है। जूनियर क्लासेस में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिनका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के स्टेट को बताने के लिए करते हैं। ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्पिन, चार्ज, पैरिटी, बैरियन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, देन स्ट्रेंजनेस, चार्मनेस, बॉटमनेस, आइसोस्पिन एटसेट्रा। तो आइसोस्पिन क्या है और किस तरह के पार्टिकल्स के स्टेट को बताने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, ये हम लोग जानते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होता होगा, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। कैसे? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस की वजह से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। ये न्यूक्लियर रेंज में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए इनका नोमेनक्लेचर ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक दूसरा प्रोटॉन है, उनके बीच जितना न्यूक्लियर फोर्स होगा उतना ही न्यूक्लियर फोर्स, अगर सेम डिस्टेंस पे हैं वो, तो उतना ही न्यूक्लियर फोर्स एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे होगा और दो न्यूट्रॉन्स के बीच भी उतना ही न्यूक्लियर फोर्स होगा। शर्त क्या है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सेम डिस्टेंस में अगर हैं तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो सेम होगा। यहाँ पे चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस। तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, है ना, प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को? मतलब हम लोग डिफ्रेंशिएट तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बेसिस पे ही कर सकते हैं। एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और मास तो दोनों का सेम ही होता है ना। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइसोस्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करा गया। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, थर्ड component of isospin is given as I3 equals to number of up quarks minus number of down quarks upon 2। तो जो हमारा प्रोटॉन है उसमें 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, यानी कि +1/2 प्रोटॉन्स के लिए। अब न्यूट्रॉन के लिए 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क, यानी कि -1/2। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू +1/2 प्रोटॉन्स के लिए और -1/2 न्यूट्रॉन्स के लिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिफरेंशिएट कर पाए। किसकी हेल्प से? थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की हेल्प से। अब देखिए, यहाँ पे इसके नोमेनक्लेचर में जो स्पिन है ना, वो तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है एंगुलर मोमेंटम वाले स्पिन से, है ना। जो हम लोग स्पिन पढ़ते हैं, हाफ एच कट स्पिन, इंटीग्रल स्पिन्स, हाफ इंटीग्रल स्पिन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसके नोमेनक्लेचर में, आइसोस्पिन के नोमेनक्लेचर में स्पिन वर्ड सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो सिमिलर है एंगुलर मोमेंटम की तरह। एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एच कट के यूनिट्स में मेज़र करते हैं, जबकि ये जो आइसोस्पिन होता है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक आइसोस्पिन आई के वैल्यू के लिए 2i+1 वैल्यूज़ होती है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की। यानी कि
अगर सपोज हमारे पास आइसोस्पिन की वैल्यू 1 है तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2i + 1। तो आइसोस्पिन की वैल्यू क्या है 1, यानी 2 1 = 2 और +1 यानी कि 3, यानी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, तो इट हैज़ वैल्यूज़ वैरिंग फ्रॉम -i टू +i, यानी कि -1 0 एंड 1, तो हो गए 3 वैल्यूज़। तो अब हम लोग कुछ पार्टिकल्स के, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के आइसोस्पिन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन्स की कैटेगरी में आता है। ये खुद ही एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता। इसमें क्वार्क, नंबर ऑफ अप क्वार्क्स 0 एंड नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स 0, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0। फोटॉन्स के साथ भी सेम केस, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज 0। फोटॉन्स भी जो है वो फंडामेंटल होता है, वो किसी दूसरे पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बना होता। प्रोटॉन्स तो 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क यानी +½ न्यूट्रॉन्स 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क यानी -½ ठीक उसी तरीके से डाई न्यूट्रॉन के केस में, तो देखिए डाई न्यूट्रॉन के केस में 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी एक न्यूट्रॉन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन का वैल्यू -½ तो 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो -½ यानी -1। अब उसी तरीके से ड्यूटेरॉन की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूटेरॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यानी कि +½ -½ तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू। अब उसी तरीके से डाई प्रोटॉन के केस में 2 प्रोटॉन्स हैं, यानी एक प्रोटॉन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू +½ और दूसरे की भी +½ यानी कि +1 वैल्यू। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग आइसोस्पिन ऑफ एंटाई प्रोटॉन फाइंड करें तो एंटाई प्रोटॉन के केस में 2 एंटाई अप क्वार्क्स और 1 एंटाई डाउन क्वार्क, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू -½ और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ऑफ एंटाई न्यूट्रॉन +½ क्यों, क्योंकि नॉर्मल न्यूट्रॉन का -½ था। अब उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं पायोन्स के एग्जाम्पल में। तो जो हमारा पॉजिटिव पायोन है वो एक अप क्वार्क और एक एंटाई डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो इसकी वैल्यूज़ अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो अप क्वार्क की वैल्यू 1 माइनस डाउन क्वार्क, यहाँ पे एंटाई डाउन क्वार्क है तो डाउन क्वार्क में हम लोग 1 रखते थे, तो एंटाई डाउन क्वार्क में हम लोग -1 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करो तो 1 - -1 यानी कि 1 + 1 यानी 1 + 1 = 2, 2/2 = 1, यानी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन फॉर पॉजिटिव पायोन इज +1। नाउ फॉर निगेटिव पायोन, तो निगेटिव पायोन जो है वो एक डाउन क्वार्क और एक एंटाई अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, यानी कि अप क्वार्क के प्लेस पे हम लोग अप क्वार्क के लिए हम लोग 1 वैल्यू रखते थे, यहाँ पे एंटाई अप क्वार्क है यानी -1 ये वैल्यू रख दिए, और डाउन क्वार्क के लिए हम लोग 1 रख दिए, तो -1 - 1 यानी कि -2/2 यानी कि -1। सो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन फॉर नेगेटिव पायोन इज -1। नाउ फॉर न्यूट्रल पायोन, तो न्यूट्रल पायोन जो होता है वो एक अप क्वार्क और एक एंटाई अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आइसोस्पिन की वो 0 होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आइसोस्पिन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। So at last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.